आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 21 जून बुधवार, यह है पॉडकास्ट आज का दिन। मैं हूं खुशबू कुमार। परसों पटना में विपक्षी एकता के मद्देनजर एक बैठक होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उससे पहले कुछ शर्तें तय कर दी हैं। क्यों ये कांग्रेस पार्टी को चुभ सकती हैं, साथ ही और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपस में ही मेल नहीं खाते हैं, सबसे पहले आज इसी की बात करेंगे। इंटरनेट शटडाउन और स्कूल खोलने की तारीख आगे खिसक जाने के बीच मणिपुर के आम लोगों ने क्यों अब हथियार उठाने का रास्ता चुना है, वहाँ के लोगों की क्या है पुकार और अब आगे ये तनाव क्या मोड़ ले सकती है, समझेंगे। और विश्व योग दिवस की आखिर में शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री आज यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से योग करते दिखाई देंगे। योग क्या है और क्या नहीं, तनाव को कम करने की दिशा में हम योग से क्या फायदा उठा सकते हैं, इन सब पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। अमेरिका के होंडुरास की वुमेन जेल में गैंगवार, 41 की मौत, 25 को जिंदा चलाया। मणिपुर में इंटरनेट पर बैन 25 जून तक बढ़ा, स्थिति अब भी नाजुक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज, यूएन में आयोजित योग सत्र में शामिल होंगे पीएम मोदी। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, पूर्वोत्तर और झारखंड में बारिश, दिल्ली में इंतजार। 24 जनवरी से भक्तों के लिए खुलेगा राम मंदिर, 10 दिन चलेगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। और लिंग तय करने के लिए सलाह देना माना जाएगा अपराध, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। बिहार के पटना में 23 जून यानी परसों एक बैठक होनी है। विपक्षी एकता पर सहमति बन जाए, ये इस मीटिंग का मकसद है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच वाकई कोई ठोस सहमति बन भी पाएगी क्या, इसको लेकर बहुत सी थ्योरीज हैं। कल दिन भर हलचल इस बात पर रही कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस बैठक में आएंगे या नहीं। ऐसे में इससे पहले कि तमिलनाडु से कोई विपक्षी एकता को झटका लगता, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आनन फानन में चेन्नई पहुंचे और बात बन गई। पता चला कि स्टालिन ने आने के लिए हामी भर दी है। लेकिन इधर चेन्नई में तेजस्वी मेल मिलाप की कोशिश में जब लगे थे, उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दिल्ली में दरअसल सर्विसेज पर किसका अधिकार होगा, राज्यपाल और राज्य की सरकार में से, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र के अध्यादेश ने पलट दिया था। केजरीवाल इसको लेकर गोलबंद कर रहे हैं विपक्षी नेताओं को कि संसद में इसका विरोध हो सके। केजरीवाल ने कल कहा कि ऑर्डिनेंस पहला वो विषय होगा जिस पर 23 जून की बैठक में बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड इस बैठक में स्पष्ट करेगी और सभी राजनीतिक दल कांग्रेस से ये पूछेंगे कि उनका इस मसले पर क्या स्टैंड है। एक अहम बैठक से पहले अध्यादेश की बात छेड़ क्या केजरीवाल ने एक लकीर खींच दी है? उनके इस बयान के विपक्षी एकता की नज़र से इशारे क्या हैं, पूछा मैंने इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, वो चाहते हैं कि जब ये विपक्ष की मीटिंग हो तो उस मीटिंग में एक ब्रॉड फैसला ये हो कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस दिल्ली मामले पे लाया है, सरकार के हाथ रोकने के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ को ज्यादा सबल करने के लिए, उस पे विपक्ष इकट्ठा हो जाए, उनके पीछे आ जाए और उस बिल को राज्यसभा में खासकर जहां बीजेपी को बहुमत नहीं हासिल है वहां हराया जाए। अब परेशानी ये है कि अरविंद केजरीवाल ये पक्का प्रॉमिस चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल साहब के विरोध के चलते ये बात तय है, और पंजाब में खासकर, कि कांग्रेस पार्टी का जो काडर है और नेतृत्व है नीचे का, वो पूरी तरह से खिलाफ है कि अरविंद केजरीवाल का किसी तरह से साथ दिया जाए। अब देखिए कि गौरतलब बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि एजेंडा होना चाहिए कि सारी पार्टियां एक हो जाएं अरविंद केजरीवाल के पीछे उस ऑर्डिनेंस को लेके, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंपेन करके कांग्रेस पे हमले बोलने से केजरीवाल नहीं चूक रहे हैं। तो वो अपने विस्तार में भी लगे हैं और कांग्रेस की कीमत में विस्तार में लगे हैं। गुजरात में उन्होंने कांग्रेस को काफी चोट पहुंचाई, और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि सारा विपक्ष जिसमें कांग्रेस सम्मिलित है वो अरविंद केजरीवाल के पीछे आ जाए, जो कि राजनीतिक तौर पे कांग्रेस देख रही है कि मुनासिब होगा कि नहीं कि आप एक तरफ से राम बोले और दूसरी तरफ से छुरी चलाएं। तो इसको लेकर के देखिए, ये दूसरा एक परेशानी है इस मीटिंग में। उसके अलावा जो एजेंडा की बात है कि अगर उन्होंने ये एजेंडा रखा कि मेन एजेंडा यही होना चाहिए
कि ऑर्डिनेंस पे सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए। एक लेवल पे ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है उस मीटिंग से, क्योंकि पार्लियामेंट में पार्टियां अपने विरोध के बावजूद एक हुई हैं। 19 पार्टियों ने, 20 पार्टियों ने विरोध करके बॉयकॉट किया था पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का। उससे पहले करीब 14 से 17 पार्टियां एक होकर के अडानी वाले मामले पे सरकार के खिलाफ खड़ी हुई थी, राहुल गांधी के मामले पे खड़ी हुई थी। तो कुल मिलाकर के पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां वोट का चक्कर नहीं है, और इसलिए पार्टियां एक होने के उनके चांसेस अच्छे बनते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल के मूव में कहीं तो पॉलिटिकल लॉजिक है, क्योंकि इस मीटिंग से अगर कुछ नहीं निकला तो शायद विपक्ष के लिए ठीक नहीं होगा और बीजेपी इस मीटिंग का मखौल उड़ाएगी। इस कारण से ये एक मुद्दा यूनिटी का हो सकता है, लेकिन उसमें फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा लगता है। राहुल जी, ये तो केजरीवाल की बात हुई, लेकिन और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक की, इनके भी आपस में कुछ ऐसे सवाल हैं क्या जिनको एड्रेस किए बगैर ऑपोजिशन यूनिटी की बात बेमानी होगी? देखिए, बंगाल में टीएमसी पिछली बार 42 में से 22 सीटें जीती, बीजेपी 18, कांग्रेस 2। अब इसके अलावा यूपी में सपा के पास 5 सीटें हैं, बसपा के पास 10 हैं, कांग्रेस के पास 1 है, बिहार में कांग्रेस के पास 0 है। उसके बाद केरल में जो यूडीएफ कांग्रेस है उसके पास 15 सीटें हैं। ऐसे ही करते महाराष्ट्र में जाएं तो पिछली बार कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, यानी 23 सीटों पे कांग्रेस नहीं हो सकती। बिहार में भी यही हाल था, कांग्रेस की 1 सीट थी, वो 16 सीटों पे जो कि जेडीयू जीती थी, क्या कांग्रेस नहीं लड़ेगी? तो कुल मिलाकर के अगर मैं इन 5 राज्यों का जहां जिक्र कर रहा हूं तो 81 लोकसभा सीट ऐसी हो जाती हैं जहां अगर ये सिंगल पर्सन फॉर्मूला चलेगा या कैंडिडेट, तो कांग्रेस को बलिदान देना होगा। तो इस तरह से अगर कांग्रेस को बलिदान देना होगा तो कांग्रेस की जो सीटें लड़ेगी, विपक्षी एकता की जो वो है मुहिम है, उसकी सबसे बड़ी विक्टिम तो कांग्रेस हो जाएगी। तो क्या कांग्रेस को, जो कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी के जरिए देश में पॉलिटिकल ऑपोजिशन का नैरेटिव सेट करने में सक्षम रही है, क्या वो इतना पीछे हटेगी? कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा, इन सब कारणों से जैसे और भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे अखिलेश यादव जैसे नेता हैं सपा के, जिनकी पार्टी ने हमेशा हिंदी पे जोर दिया है और उनका मुखर ये कहना रहा है कि हिंदी जरूरी है, अंग्रेजी के कारण जो होता है कि जो संभ्रांत पैसे वाला वर्ग है वो आगे बढ़ जाता है, गरीब पीछे रह जाता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु जैसे प्रदेश में हिंदी का बहुत ज्यादा प्रभुत्व जो है वो तमिलनाडु नहीं चाहता है। तो ये नेता कैसे आएंगे? तो मैं कुल मिला के ये कहूंगा कि ये जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात चल रही है, ये ईंट दर ईंट बनेगी। कोशिश ये होगी कि इसको जोड़ा जाए। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि सभी को सैक्रिफाइस करना होगा, ये देखना तय करना होगा कि वो नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को हराने की मुहिम में सबके साथ चल के खुद को सत्ता में लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव। मणिपुर के लोगों के लिए कल शाम एक साथ 2 आदेश आए। इधर राज्य की सरकार ने आज यानी 21 जून से स्कूल खुलने वाले पहले के आदेश की तारीख को 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। वहीं दूसरी ओर राज्य में इंटरनेट शटडाउन अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। कहने का मतलब ये है कि राज्य में स्थिति सामान्य अभी भी नहीं हो सकी है। जातीय हिंसा और संसाधनों पर अपने हक को लेकर शुरू हुई मैती बनाम कुकी समुदाय की लड़ाई में कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं। हर दिन एक बयान किसी न किसी नेता के वहां का आता है कि इस राज्य के लोगों ने अपना भरोसा सरकार में खो दिया है। बीजेपी के ही कल 8 विधायक और वो भी मैतेई समुदाय से ताल्लुक़ रखने वालों ने पीएमओ को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें स्टेट मशीनरी पर लोगों के भरोसा न होने की बात की। विपक्ष पहले से ये कह ही रहा था कि तब जब एक राज्य जल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की उस पर चुप्पी और वहां जाने के बजाय अमेरिका की यात्रा पर निकलना निंदनीय है। तो आज तक रेडियो के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट है अक्षय डोंगरे, वो फिलहाल मणिपुर के ही दौरे पर हैं। मैंने उनसे कॉल कर बातचीत की और पूछा कि वहाँ के लोग इन घटनाक्रम को किस तरह देख रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल राज्य में कैसी है, और ये जो रिपोर्ट है कि अब लोगों ने ही अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं, इसमें कितना दम है।
अगर हम सूरत हाल की बात करें और मौजूदा इम्फाल में या फिर पूरे मणिपुर में अगर सिचुएशन या फिर किस तरह के इमोशंस है उसकी अगर बात की जाए तो सबसे एक जो एग्जाम्पल है कि कितना लोग गुस्सा है अपनी सरकार से, उसका यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, लेकिन फिर भी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यूनियन मिनिस्टर है एक्सटर्नल अफेयर्स के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर.के. रंजन, राजकुमार रंजन, उनका घर जला दिया गया इम्फाल में, राजधानी में। और उसको उनके घर को जलाने के लिए ऐसा नहीं था कि 2-3 लोग छुप कर आए, 1000 लोगों की भीड़ आई थी जिन्होंने फोर्सफुली उनके घर में घुसकर आर.के. रंजन के घर को आग लगाई, वहां पेट्रोल बॉम्ब फेंके। तो जिस तरह से आपने जो सवाल पूछा कि क्या लोग हथियार उठाने का रास्ता चुन रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल, ये सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस तैनात है मणिपुर में, इम्फाल में, अलग अलग जिलों में। लेकिन फिर भी लगातार हिंसा की गतिविधियां हो रही है, लगातार लोगों की जाने जा रही है, लगातार अगर मंत्री के घर जलाए जा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो सरकार के प्रति है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। इसलिए लोग खुद हथियार उठा रहे हैं, लोग अपने अपने गांवों की, अपने अपने परिवारों की सुरक्षा आप खुद कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि हम सरकार को वोट क्यों देते हैं, हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं, जब सरकार हमारी सुरक्षा ही नहीं कर सकती, जब सरकार इतना ही सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों के घर परिवार, उनके गाँव सुरक्षित रहेंगे। जी, और अक्षय, एक सवाल ये कि हथियार उठाने वाले क्या दोनों समुदाय के लोग हैं, कुकी मैतेई हैं, या फिर इसमें एक समुदाय के लोग ही बहुतायत में हैं? देखिए, हथियार उठाने वाले दोनों समुदाय के लोग हैं। मैं दोनों समुदाय के लोगों के इलाकों में गया। शिंगदा गांव है जहां पर मैती लोग ज्यादा रहते हैं, कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि मैती समुदाय के लोग हैं, वो उन लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। लेकिन अगर चूड़ा चांदपुर वाले इलाके में जाया जाए जहाँ पे कुकी समुदाय के लोग ज्यादा है, तो वहां पर उन लोगों ने भी हथियार उठा लिए है। तो अविश्वास, एक तरह से शक की निगाहों से एक दूसरों को देखना, एक तरह से डर इतना ज्यादा है दोनों समुदाय के बीच में कि लोगों को लगता है कि कभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। और इसी के चलते दोनों समुदाय के लोगों ने हथियार उठाए हैं। तो इसमें कोई एक समुदाय नहीं है, बल्कि दोनों समुदाय अपने अपने घरों की, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए अब हथियार उठाने के लिए भी आमादा हो गए, अपने हथियार उठा रहे हैं। और इसमें चाहे वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हो या फिर हैंडमेड यानी कि खुद से बनाए हुए हथियार, हर तरह के हथियार लेकर लोग अपने अपने घरों की, अपने अपने गाँव की सुरक्षा कर रहे हैं। खास तौर पर उन इलाकों में हो रहा है जहाँ पर मैती और कुकी समुदाय के लोग आसपास नजदीकी इलाकों में रहते थे। और ये इसलिए हो रहा है कि उनको ये लगता है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है कभी भी, और इससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसीज जो है, खास तौर पे जो राज्य सरकार की पुलिस है, वो नाकामयाब रहेगी। इसीलिए लोगों ने खुद हथियार उठाने का फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय डोंगरे। और आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 9 साल पहले भारत की पहल पर 170 से अधिक देशों को साथ लेकर इस प्रस्ताव को यूएन से पारित कराया गया था। और आज मौका है जब पीएम मोदी खुद संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और 180 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करेंगे। वहीं देश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रांत पर, इंडियन नेवी के जवानों के साथ तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एम्स अस्पताल में और नितिन गडकरी नागपुर में योग करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं योग दिवस से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में योग क्लासेस बंद करवाने के आरोप को लेकर कहा है कि जिस दिन दिल्ली वालों के लिए फिर से फ्री योग क्लासेस शुरू किया जाएगा उस दिन उनके लिए योग दिवस होगा। योग को लेकर जारी धूमधाम के बीच क्या आप जानते हैं कि योग क्या है और क्या नहीं? योग आसन के अलावा और क्या है? पूछा मैंने हेमंत शर्मा से, जो योग टीचर हैं सनातन धर्म पब्लिक स्कूल दिल्ली में, और इन्होंने दिव्यांग बच्चों को योग सिखाया है, जिनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सम्मानित कर चुके हैं। मैं योग की बात करूं तो हठ योग के बारे में जो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था, वो कई वर्षों पुराना ज्ञान है। और उस ज्ञान में भी केवल हठ योग के बारे में जो आसन बताए गए। और उसके बाद में बात करूं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया कर्म योग का, तो उसमें कर्म योग के बारे में और सांख्य योग के बारे में जानकारी दी गई। और नारद मुनि ने प्रहलाद को नवदा भक्ति योग के बारे में बताया, प्राणायाम का महत्व बताया, जिसमें प्राणायाम का अभ्यास करके अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया प्रहलाद ने कि होलिका दहन में वो वहां पर सरवाइव कर पाए। तो पुराने ऋषि मुनियों, पुराने हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में हर जगह योग का वर्णन किया गया है।
लेकिन आजकल के योग की बात करूं तो एक तो योग को योगा बना दिया गया है और केवल आसन तक ही सीमित कर दिया गया है। लेकिन सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि योग केवल आसन तक ही सीमित नहीं, अपितु इसमें प्राणायाम, ध्यान, मुद्राएं, क्रियाएं, बंध, ये सभी शामिल है। और केवल फिजिकली फिटनेस करना, कई जगह मैं देखता हूँ पार्क में लोग बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसका नाम भी इन्होंने योग दे दिया है। तो एक तो योग किसी भी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करें और योग को पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद योग का अभ्यास करें। हेमंत जी, GOQII करके एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। मैं उसका एक डेटा पढ़ रही थी। उसमें ये मेंशन किया गया था कि तकरीबन 24% भारतीय किसी ना किसी तरह के तनाव से जूझ रहे हैं। तो योग किस तरह मददगार साबित हो सकता है इस तनाव को कम करने के लिहाज से? आपने प्रयोग किया है बच्चों पर, तो उसकी रोशनी में अगर आप ये सब बता पाएँ। तो स्ट्रेस का मैं यदि एग्जांपल दूं कि किस तरीके से ठीक किया और कैसे ठीक हुआ, तो मैं अपनी ही टीम की बात करूं। मेरी दिव्यांग बच्चों की टीम है जो पिछले 2014 से अब तक योग कर रही है। तो जब मैं उनके से जुड़ा और उनको योग करवाना शुरू किया, उनको स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज्यादा हाई था। उसका कारण ये था कि वो बच्चे दिव्यांग हैं, ये उनके पेरेंट्स ने शायद जाना नहीं और उनको अपने से थोड़ा सा अलग कर दिया। तो उनकी लाइफ में करने को ऐसा कोई टारगेट नहीं था और सभी दुनिया उनसे दूर थी। तो उस जगह पे जाके उनको सिखाया और उनको प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम था, भ्रामरी प्राणायाम थे, शीतली प्राणायाम थे, ध्यान का अभ्यास करवाया गया। फिर योग के आसनों का भी, कुछ आसनों का उनको अभ्यास हमने करवाया और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करवाया। तो उससे उनमें कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा ही, साथ ही साथ जब उन्होंने योग का अभ्यास किया तो अपने योग में वो इतने निपुण हो गए कि कई टीवी पति जी से भी सम्मानित हुए। तो उनके पेरेंट्स ने भी उनको अपनाया और दुनिया ने उनको अपनाया और दुनिया ने उनको जाना। तो ये स्ट्रेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि वो बच्चे जिनको बिल्कुल ही समाज अलग कर चुका था, योग के माध्यम से उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि स्ट्रेस बिल्कुल पूरे तरीके से दूर हो गया और उनमें से 2 बच्चे अब योग की क्लासेस भी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा जी। और अब वक्त हो गया है सुबह सुबह देश दुनिया के अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को जानने का। तो सीधे चलते हैं सूरज कुमार के पास। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। द टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर पीएम मोदी का बयान है, जिसे उन्होंने अमेरिका रवाना होने से पहले कहा कि इंडिया का जो भी रोल है, इंटरनेशनल रोल है, इंडिया उससे ज्यादा बड़ा रोल डिजर्व करता है। ये पीएम मोदी का बयान है और तस्वीर है न्यूयॉर्क की, जब वो वहां पहुंचते हैं और वहां पे वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हिंदुस्तान हिंदी की जो हेडलाइन है वो भी आपको यही मिलेगी कि भारत बड़ी भूमिका का हकदार। आप हिंदुस्तान टाइम्स में आइएगा, सेम खबर की हेडलाइन जो है वो एजेंडा की ओर मुड़ जाती है कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी, इस पर फोकस रहेगा पीएम मोदी का अमेरिकी दौरे पर। द डेली गार्जियन की खबर है कि WHO ने 7 इंडियन सिरप को, इंडियन मेड सिरप पर रेड फ्लैग किया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की बात भी कही है और 4 कंपनियां हैं जो इसे बनाती हैं, उसको भी फ्लैग किया गया है। इसके अलावा मणिपुर की खबर मैं दैनिक भास्कर से देख रहा हूं कि इंटरनेट पर वहां 25 जून तक बैन हो गया है। स्कूल भी 1 जुलाई तक बंद हैं। पहले कोरोना और अब हिंसा से बच्चों की जो पढ़ाई है वो लगातार प्रभावित हो रही है। एक तस्वीर है जहां पर कुकी और मैतेई समुदाय के लोग अपने गांव और जमीन की बंकर बनाकर रखवाली कर रहे हैं और उनके पास हथियार और वॉकी टॉकी भी नजर आ रहा है। ये एक तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर जाएं तो मानसून की खबर आती है और मानसून को लेकर यही बात है कि उसने रफ्तार पकड़ ली है। पूर्वोत्तर और झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में हालांकि इंतजार है, कंट्रोल है, थोड़ी बरसती है और फिर थोड़ी रुक जाती है। हाँ, मध्य भारत में प्री मानसून का दौर जरूर चल रहा है। एशियन एज पर आएंगे खुशबू तो एक तस्वीर दिखती है जगन्नाथ यात्रा की। कल से जगन्नाथ यात्रा, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है और हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो तस्वीर में देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पे आते हैं तो एक तस्वीर मुझे दिखाई देती है और वो तस्वीर है नंदन नीलेकानी की। अब ये नीलेकानी साहब कौन है? तो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं ये, और ये चर्चा में इसलिए है खुशबू क्योंकि उन्होंने IIT बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए का डोनेशन अनाउंस किया है। ये खुद यहाँ से 1973 में पास आउट हो चुके हैं। इन्होंने पढ़ाई की है IIT बॉम्बे में, इसलिए ये काम इन्होंने कहा है कि ये करना चाह रहे हैं।
और मैं भास्कर पढ़ रही थी, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण और रेसलर्स विवाद में साक्षी मलिक और बबीता फोगाट आमने सामने हो गई हैं। 2 दिन पहले हमने ये बताया था कि साक्षी ने बबीता पर धरना देने के लिए मोटिवेट करने का खुलासा किया था। इसके बाद मंगलवार रात बबीता फोगाट ने वीडियो जारी कर साक्षी मलिक पर कांग्रेस के अधीन होकर धरना देने का आरोप लगाया है। जी खुशबू, और हिंदुस्तान हिंदी की खबर है कि लू से मौतें रोकने को सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मांडविया हैं, उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की है इसको लेकर और ICMR को योजना बनाने के लिए कहा है। इसके लिए द डेली गार्जियन की खबर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो रिफ्यूजीज हैं जो इंडिया आए हैं, उन्होंने खुद के पुनर्वास को लेकर बात की है इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे पर। और 23 जून को जो पार्टी मीटिंग होने वाली है, अपोजिशन पार्टी मीटिंग होने वाली है, उसमें अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्विस ऑर्डिनेंस लेकर आने वाले हैं, जिस पर सबकी वो सहमति चाहते हैं। और ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है खुशबू। और अगर दैनिक भास्कर पे एक बार आते हैं और उसके बिजनेस कॉलम में चलते हैं तो खबर एयर इंडिया से है। एयरबस, बोइंग के साथ साथ टाटा ने परचेजिंग एग्रीमेंट पर साइन किए हैं एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर। फरवरी में इस पर डील हुई थी और एयर इंडिया को अब 470 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। रिलायंस की खबर यह है कि रिलायंस भारत की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली निजी कंपनी हो गई है। हुरुन लिस्ट में 16.3 लाख करोड़ वैल्यू के साथ टॉप पर है और अडानी टॉप 10 में भी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर देखूं तो स्वामीनाथन जानकी रमन को RBI के डिप्टी गवर्नर के पद पर बैठा दिया गया है। उन्हें नया RBI डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है। कार्यकाल 3 साल का रहेगा और 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। महेश कुमार जैन की उन्होंने जगह ली है। और स्पोर्ट्स की अगर खबर देखें तो कल क्या मैच था। लग रहा था 2 विकेट बचे थे और 28-30 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को। इसमें ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है उसको देखते हुए विकेट गिर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत गई। 2 विकेट से उसने एसेस का जो पहला मैच है जीत भी लिया। जी खुशबू, अगर विदेशी खबरों पे आए तो एक तस्वीर अमेरिका की है, अमेरिका के होंडुरास की है, जहां पर वुमेन जेल में गैंग वॉर हुआ है और 41 लोगों की मौत हो गई है, 25 को तो जिंदा जला दिया गया है। इसके अलावा चीन ने भारत के वांटेड आतंकी को बचाया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। साजिद मीर, जिसका मुंबई अटैक, ताज होटल अटैक में हाथ था, उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाना था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव को रोक दिया है। और ये बैठक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति की बैठक थी और उसमें ये प्रस्ताव पेश किया गया था। और कल पंजाब असेंबली में पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया गया और अगर इसे राष्ट्रपति की हामी मिल जाती है तो अब पंजाब में जो भगवंत मान की सरकार है उनके पास ये अधिकार होगा कि वो अपने चॉइस का जो DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसको अपॉइंट कर सके। और जो DGP का सिलेक्शन है वो मेरिट के बेसिस पे होगा और वो 3 सालों के लिए उसकी नियुक्ति की जाएगी। बिल के मुताबिक एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 7 मेंबर्स होंगे और ये जो 7 मेंबर्स हैं वो एलिजिबल IPS ऑफिसर्स की जो नाम है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे अप्रूवल के लिए। इसमें 7 मेंबर्स होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, एक पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन का नॉमिनेटेड मेंबर होगा, होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और एक नॉमिनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और एक रिटायर्ड पंजाब DGP। और इस कमेटी को हेड करेंगे रिटायर्ड जज पंजाब के और हरियाणा हाई कोर्ट के। और अब आज की तारीख को इतिहास में किस लिए याद करते हैं ये भी जान लेते हैं। तो 1953 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो का जन्म हुआ था, जो मात्र 35 साल की उम्र में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। 1975 में आज ही के दिन वेस्ट इंडीज़ ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी 2009 में। और 1991 में नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। तो इसी के साथ आज के दिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।